अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 हमारा कंटिन्यू है थर्मोकेमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे जो कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड थे। आज की वीडियो में दो टर्म्स हमारे रहते हैं, स्टेट फंक्शन और एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। ये दो हम आज डिस्कस करेंगे और हम बात करेंगे अबाउट थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, फिर उनकी फर्दर डिटेल हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करें अबाउट स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या है? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स विच आर डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे पैरामीटर जो कि डिपेंड करते हों इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ द चेंज अकर, और चेंज किस तरह से आ रहा है इस पर डिपेंड ना करते हों। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है, ये डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। मतलब जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 1 था, फाइनल स्टेट का वॉल्यूम 5 dm³ है। तो ये पैरामीटर्स इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं कि इनिशियल हमारे सिस्टम की क्या कंडीशन थी, क्या स्टेट थी, और चेंज आने के बाद, रिएक्शन होने के बाद जो फाइनल स्टेट है उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या स्टेट है। ये वो पैरामीटर्स है। जैसे कि वॉल्यूम, इनिशियल का भी अपना एक वॉल्यूम होगा जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं V1 से। फाइनल स्टेट में आने के बाद, रिएक्शन होने के बाद जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है और क्या बन जाता है, V2। तो ये वॉल्यूम डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे कि इनिशियल हमारे सिस्टम की स्टेट क्या थी, फाइनल रिएक्शन होने के बाद हमारे सिस्टम की स्टेट क्या है। ठीक है, ये वॉल्यूम चेंज होता है। इसके अलावा इसी तरह से प्रेशर भी एक स्टेट फंक्शन है, डिपेंड करता है इनिशियल फाइनल स्टेट पे। मतलब कि हमारे सिस्टम की जब इनिशियल स्टेट पे हमारा सिस्टम था उस वक्त प्रेशर क्या था, और चेंज आने के बाद, रिएक्शन होने के बाद जो फाइनल स्टेट हमारे सिस्टम की है उस वक्त प्रेशर क्या है। और इसी तरह से टेम्परेचर, इसके अलावा एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है, इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ द चेंज अकर। ये पूरे जो प्रोसेस है उस पर बात नहीं करते। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करते कि इनिशियल से फाइनल स्टेट तक आने के लिए बीच में क्या चेंजेस आई हैं, कौन से प्रोसेस हुए हैं, क्या चेंज हमारे सिस्टम में आया है, इस पे ये क्वांटिटीज़ डिपेंड नहीं करती। ठीक है, यहाँ पर हम पूरे प्रोसेस की बात नहीं करते कि हमारा सिस्टम इनिशियल से फाइनल तक आने के लिए कौन से चेंजेस आए हैं, किस तरह के चेंजेस आए हैं, क्या हुआ है। ये पूरे प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। इसके साथ एक और टर्म होती है जो कि बुक में गिवन नहीं है, पाथ फंक्शन। ठीक है, पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है। पाथ फंक्शन ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि डिपेंड नहीं करते इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे, और ये डिपेंड करते हैं कि हाउ द चेंज अकर, चेंज आया कैसे। इनिशियल से फाइनल तक आने के लिए जो पूरा प्रोसेस था, जो पूरा पाथ था, ये उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहले इसकी एग्जांपल में आता है वर्क एंड हीट। अब इस बात को समझते हैं। जब हम हीट की बात करते हैं तो हम इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात नहीं करते। उसके साथ हम ये नहीं कहते कि इनिशियल में हीट ये थी, फाइनल में आके हीट ये हो गई। नहीं, हम क्या बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि पूरे प्रोसेस में, थ्रू आउट द प्रोसेस कितनी हीट सप्लाई की गई है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थ्रू आउट द प्रोसेस कितनी हीट सप्लाई हुई है सिस्टम को, कितनी हीट सिस्टम से रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बात करें, हम पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, पूरे पाथ की बात करें, उस पूरे पाथ की बात करें जिसके थ्रू हमारा सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में आया है। तो ये एक पाथ फंक्शन है। इसी तरह से वर्क की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हमारे सिस्टम को इनिशियल से फाइनल तक लाने के लिए कितना वर्क हुआ है। यहाँ पे अगेन हम पूरे प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं, पूरे पाथ की बात कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे चैप्टर में एंथैल्पी की बात होगी। ठीक है, एंथैल्पी का मतलब क्या है, उससे पहले हम कुछ और टर्म्स को समझते हैं। देखो, हमारा जो लेबॉर्ट्री में रिएक्शंस हो रहे होते हैं ये ओपन सिस्टम में हो रहे होते हैं। लाइक ओपन बीकर है, ओपन टेस्ट ट्यूब्स हैं। तो जब हमारा सिस्टम ओपन होता है तो वहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता, क्योंकि कुछ मैटर फ्यूम्स की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में सिस्टम से एस्केप करते हैं, सिस्टम से बाहर जा रहे होते हैं। तो जब भी ओपन सिस्टम में हमारा कोई भी रिएक्शन होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर नहीं होगा, वहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा।
लेकिन ये जो रिएक्शंस हैं ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे होते हैं। कितने प्रेशर पे? 1 atm के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ख़ास लेवल पे कांस्टेंट है, 1 atm है ना सी लेवल पे। तो ये जो रिएक्शंस है ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे होते हैं, वॉल्यूम पे नहीं हो रहे होते। अब इस कंडीशन में जब हमारे रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहे होते हैं, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो हम हीट दे रहे होते हैं, ये बात हमने पहले भी की है कि हीट एनर्जी की एक फॉर्म है और ये कन्वर्ट हो सकती है एनर्जी के अदर फॉर्म्स में, और ये कन्वर्ट होती है किस में? वर्क में। तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे अपना काम करवा रहे होते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, जो भी हम हीट एनर्जी अपने सिस्टम को सप्लाई करते हैं, उस एनर्जी का कुछ पार्ट यूज़ होता है हमारे सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज़ करने में, और उसका कुछ पार्ट यूज़ हो जाएगा वर्क करने में। इस बात को हम समझते हैं। देखो, ये सिस्टम है हमारा, इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। जब इसको हमने हीट सप्लाई की तो हुआ क्या, ये हीट एनर्जी यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स थे इन्होंने अब्जॉर्ब कर ली, और मॉलिक्यूल्स की अपनी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो गई। हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके हमारे सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर हीट एनर्जी ने नंबर 1 क्या किया, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज़ कर दी। इस एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, मतलब हमारे सिस्टम की जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, टोटल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, उसे हम क्या कह रहे हैं? इंटरनल एनर्जी। नंबर 2 हम देखेंगे कि जब हमने हीट सप्लाई की है तो यहाँ पर वर्क होगा, ये हीट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वर्क में। वर्क हमें कैसे पता चलता है कि वर्क हो रहा है? हमारे सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होगा। हमारे सिस्टम का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल पहले ये था, अब हमारा सिस्टम एक्सपेंड कर गया, अब वॉल्यूम ये हो गया, तो वॉल्यूम चेंज आ गया ना। जब वॉल्यूम चेंज आएगा इसका मतलब है कि यहाँ पर वर्क हो रहा है, बट एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर होना लाजमी है। तो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इंटरनल एनर्जी में और वर्क में। अब आ जाओ एंथैल्पी की तरफ। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी को हम कहते हैं टोटल हीट कंटेंट ऑफ आवर सिस्टम। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट का सम, इसे हम कहते हैं एंथैल्पी। ठीक है, बेसिकली हीट किस में कन्वर्ट हो रही है उसको हमने सम करना है। तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और वर्क में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम का मतलब एक तरह से वर्क ही है। तो देखो, हम सेम नहीं कह सकते, बट एक तरह से वर्क है, समझने के लिए इतना बस याद रख लो। अच्छा, अब एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, कैपिटल एच। इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, और प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया एंथैल्पी का। अच्छा, अब यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है और प्रेशर वॉल्यूम है, ये तमाम स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पे एंथैल्पी भी क्या होगी? एक स्टेट फंक्शन होगी। एंथैल्पी भी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। इसके बाद एक और पॉइंट समझो, एंथैल्पी की यूनिट होती है, यूनिट पे हम बात करें, एंथैल्पी की यूनिट होती है कैलोरी या फिर जूल्स। कैलोरी और जूल, जूल इसकी ऐसा यूनिट है। कैलोरी और जूल का अगर हम रिलेशनशिप देखें, जैसे हम बात करते हैं ना 1 ग्राम में 1000 किलोग्राम्स होते हैं, इस तरह से। तो इसी तरह से अगर हम कैलोरी और जूल का रिलेशनशिप देखें तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यू में भी आ जाता है और यूनिट कन्वर्जन में भी ये आ सकता है। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। अच्छा, अब जो हमारा रिएक्शन हो रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रहा होता है, तो वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है या यूज़ होती है वो थाउजेंड्स ऑफ जूल पर मोल हो रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हीट रिलीज़ हो रही होती है। तो इसकी एनर्जी जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो होती है किलो जूल्स पर मोल, क्योंकि इतनी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। किलोस की फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा एंथैल्पी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अबाउट थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें मटेरियल चेंज के साथ साथ हीट चेंजेस भी आ रहे होते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शन को हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर है किसके बारे में? हीट के बारे में। केमिस्ट्री में किस तरह से हीट की इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को ही डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले बात समझो कि हमने पहले भी बात की है कि एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद होती है, जैसे कि हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी।
ठीक है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इनमें बॉन्ड्स मौजूद हैं। इस बॉन्ड की भी अपनी कोई एनर्जी होगी। हमने एक टर्म पढ़ी थी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, एक बॉन्ड को फॉर्म होने में या बॉन्ड को ब्रेक होने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो इस बॉन्ड की भी अपनी कोई एनर्जी है। मतलब क्या है इस बात का कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी, या जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अब अगर एक रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट है और ये एक रिएक्टेंट है। बेसिकली रिएक्टेंट में ओल्ड बॉन्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, रिएक्टेंट एक मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट अभी फॉर्म नहीं हुआ, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में ये ओल्ड बॉन्ड मौजूद है। क्या है, ओल्ड बॉन्ड्स है ना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी होती है। तो रिएक्टेंट को हमें एनर्जी देनी होगी, एनर्जी यहाँ पर यूज़ होगी। ठीक है, रिएक्टेंट की केस में अब एनर्जी यूज़ हुई, ये बॉन्ड ब्रेक हो गए और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो गए। अब जब न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं, और जब मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहे होते हैं तो यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होती है, तो प्रोडक्ट के केस में एनर्जी रिलीज़ होगी। अब हम बात करते हैं ओवरऑल, जब भी हम बात करते हैं ना कि एक रिएक्शन में एनर्जी यूज़ हो रही है या फिर रिलीज़ हो रही है, तो हम ओवरऑल बात कर रहे होते हैं। रिएक्टेंट के केस में एनर्जी यूज़ होगी, प्रोडक्ट के केस में एनर्जी रिलीज़ होगी। लेकिन हम जब रिएक्शन की बात करते हैं कि पूरे रिएक्शन में एनर्जी यूज़ हुई है या रिलीज़ हुई है, तो हम बात कर रहे होते हैं ओवरऑल। इस बात को हम समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 जूल एनर्जी हमें यहाँ पर देनी पड़ी है, 5 जूल एनर्जी यूज़ हो रही है, और जो रिलीज़ हुई है यहाँ से एनर्जी, ये रिलीज़ हुई है 3 जूल्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़्यादा हमने एनर्जी दी है, तो हम क्या कहेंगे कि इस रिएक्शन में एनर्जी यूज़ हो रही है। हम ओवरऑल बात करेंगे, एनर्जी इस रिएक्शन में यूज़ हो रही है ओवरऑल। इसी तरह से अगर हम बात करें, हमने रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी है 10 जूल्स, और जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ यहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो गई 15 जूल, तो ज़्यादा अमाउंट पे एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो रही है ना। तो हम क्या कहेंगे कि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हुई है, इस रिएक्शन में हीट रिलीज़ हो रही है। तो ये बात समझ आ गई, जब भी हम हीट रिलीज़ या हीट यूज़ की बात कर रहे होंगे, हम ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहे होंगे, नेट एनर्जी की बात कर रहे होंगे, एनर्जी चेंज की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे, एनर्जी चेंज। कि एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है, 15 में से अगर हम 10 को माइनस कर दें तो 5 जूल एनर्जी यूज़ हो रही है। ठीक है, ये चेंज आ रहा है कि 5 जूल एनर्जी इसमें ओवरऑल यूज़ हुई है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। डेल्टा एच हमें क्या बताता है, एनर्जी चेंज बता रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मोकेमिकल रिएक्शन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नंबर 2 है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये टाइप्स इस बेस पर हमने बनाई है कि रिएक्शन में एनर्जी यूज़ हो रही है या फिर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। फर्स्ट हम बात करें अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस वर्ड को अगर हम देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। कौन से 2 पार्ट्स हैं, एक्सो और दूसरा है थर्म। एक्सो मीन्स आउट, ठीक है, आउटसाइड, आउट। थर्म मतलब होता है हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें हीट आउट हो रही होगी, हीट रिलीज़ हो रही होगी, हीट इज़ गिवन आउट। ठीक है, ऐसे रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज़ हो रही है। नंबर 2 आ जाओ, मेकिंग सराउंडिंग वार्मर। अब जाहिर सी बात है, एनर्जी अगर रिलीज़ हो रही है तो सराउंडिंग कैसा हो जाएगा, वार्मर हो जाएगा, क्योंकि हीट आउटसाइड रिलीज़ हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसको समझना अच्छे से। एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेस देन रिएक्टेंट। इसका मतलब ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होंगे उनके बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर होगी वो लेस होगी रिएक्टेंट की एनर्जी से। इस बात को हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी रिलीज़ हो रही है, लेकिन रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हमने कुछ एनर्जी दी होगी,
और प्रोडक्ट जब फॉर्म हुआ होगा तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज़ हुई होगी, और जब हमने ओवरऑल निकाला, नेट चेंज निकाला, तो हमारे पास आया कि एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज़ हो रही है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एनर्जी दी है 15 जूल्स, यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो गई 20 जूल्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 जूल एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो रही है। इसका मतलब है कि जो केमिकल बॉन्ड्स हैं प्रोडक्ट के, इसमें एनर्जी कम स्टोर है, क्योंकि 5 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो गई। वो एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी केमिकल बॉन्ड से आ रही है। मतलब जो प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं, इनकी एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट, क्योंकि 5 जूल एनर्जी यहाँ पे मज़ीद रिलीज़ हो गई। तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, ठीक है, प्रोडक्ट में जो एनर्जी स्टोर है केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में, ये कम है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट है फेवरेबल, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी देनी नहीं है बल्कि एनर्जी रिलीज़ होनी है ना, तो ये रिएक्शंस खुद ही हो जाते हैं। डेल्टा एच नेगेटिव। अच्छा, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जब हम नेट चेंज लिखते हैं ना, नेट एनर्जी चेंज, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा एच, क्या लिखेंगे? डेल्टा एच इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव। नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि इस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अगर कहीं पे डेल्टा एच नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि नेगेटिव मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। तो इस रिएक्शन से एनर्जी माइनस हो गई, एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो गई, ठीक है, आउटसाइड रिलीज़ हो गई। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हो। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जितने भी हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन होते हैं, कंबस्शन रिएक्शंस, ये एग्जाम्पल हैं किसकी? एक्सोथर्मिक की, क्योंकि जब एक चीज़ बर्न होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी। नेक्स्ट आ जाओ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको अगर हम देखें तो दो वर्ड्स हमें इसमें भी मिलते हैं, एंडो एंड थर्मिक। एंडो मीन इनसाइड, थर्म मतलब होता है हीट। तो ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी इनसाइड द सिस्टम जा रही होती है, एनर्जी इसमें यूज़ हो रही होती है। हम इस रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, इसमें एनर्जी यूज़ होगी। मेक सराउंडिंग कोल्डर। अब क्योंकि इसमें एनर्जी यूज़ हो रही है, तो वह एनर्जी कहाँ से आ रही है? हमारे एनवायरनमेंट से आ रही है, एनवायरनमेंट से सिस्टम में जा रही है। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये अपने एनवायरनमेंट को कोल्डर बना देते हैं। अगेन यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे, नेट चेंज की बात करेंगे। यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट है। यहाँ पर हम एनर्जी दे रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ हो रही है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन में ओवरऑल देखें तो यहाँ पर एनर्जी यूज़ हो रही होगी, मतलब कि रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। यहाँ पर अगर हम 20 जूल एनर्जी दे रहे हैं रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है फॉर एग्जाम्पल 10 जूल्स। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें तो एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी हम सप्लाई कर रहे होते हैं, एनर्जी हम दे रहे होते हैं। रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करने में इस कंडीशन में ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, ये खुद से नहीं होंगे, क्योंकि इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। तो जब तक हीट इन रिएक्शंस को नहीं मिलेगी ये रिएक्शन नहीं हो सकते। तो ये खुद से नहीं होते, जब तक हीट नहीं देंगे ये रिएक्शंस नहीं होंगे। इसमें जो हम डेल्टा एच को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पॉजिटिव साइन के साथ। किसी रिएक्शन के साथ अगर डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसको इस तरह से याद रख सकते हो, पॉजिटिव मतलब प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी हम ऐड करवा रहे होते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि सनलाइट जब तक ना हो तब तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो सनलाइट क्या करती है? सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब तक एनर्जी नहीं होगी ये रिएक्शंस नहीं होंगे। अब यहाँ पर दो ग्राफ बुक में गिवन है, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमें वाई एक्सिस पे शो किया हुआ है एंथैल्पी, और एक्स एक्सिस पे हमें रिएक्शन का पाथवे शो किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो उसकी एनर्जी कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो गई। तो ये ग्राफ है एक्सोथर्मिक का। यहाँ पर अगर हम देखें तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी सप्लाई हो रही है, एनर्जी यूज़ हो रही है। तो ये ग्राफ है एंडोथर्मिक का। यहाँ पे हमारा थर्मोकेमिकल रिएक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।